Namaste to all viewers. Hello to all students and friends. How are you all? Firstly, I want to wish you thank you very much for watching my videos, giving your precious time to me and subscribing my channel. Thank you so much. गाइज आप सभी जानते हैं सीबीएसई क्लास 10 एंड 12 की बोर्ड एग्जामिनेशंस चल रही हैं। मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने एग्जाम्स में अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करें और सदैव मेरी ये कामना बनी रहेंगी आप लोगों के लिए। और आज का जो ये वीडियो है, जो सेगमेंट है, वो मैं तैयार कर रहा हूँ क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट के लिए। सीबीएसई क्लास 12 जो टर्म 2 के एस्पायरेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए। और ख़ास तौर पर जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं, जो मानविकी के स्टूडेंट हैं या जिनका पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान एक सब्जेक्ट है, उनके लिए। सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक आपको बता दूं, जानकारी दे दूं कि आज मैं किस टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूं। तो आज मैं बात करने वाला हूं आप सभी से मंडल कमीशन के बारे में। एंड ये टॉपिक आपको अपने क्लास के पॉलिटिकल साइंस के बुक के चैप्टर द रिसेंट डेवलपमेंट में दिखेगा, उसमें आपको मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं बायलिंगुअल रहूं ताकि मेरे वीडियोस हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के छात्रों के लिए काम आए, है ना। देखिए, सबसे पहले मंडल कमीशन को जानने से पहले ये थोड़ा सा अंदर है। अंदर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बुक में भी ये काफ़ी अंदर है, बिल्कुल लास्ट के चैप्टर्स में है, तो लास्ट में आने वाले चैप्टर्स में है। तो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूँ कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, उस समय आपको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और वो अपने मृत्यु के समय तक 1964 तक प्राइम मिनिस्टर रहे देश के। फिर गुलजारी लाल नंदा बने थोड़े समय के लिए, और फिर लाल बहादुर शास्त्री जी बने, फिर गुलजारी लाल नंदा बने, और उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी बनी। और इंदिरा गांधी जी के बाद फिर इंदिरा गांधी जी 77 तक रहीं, 66 से 77 तक प्राइम मिनिस्टर रहीं, और 1966 टू 1977, और उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार बनी। हमारी ये बात यहीं से शुरू होगी, हम लोगों की चर्चा मोरारजी देसाई गवर्नमेंट से ही स्टार्ट होगी। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो ऐसे पूछे जा सकते हैं आपको, 12th क्लास के बच्चों को वो ऐसे पूछे जा सकते हैं कि व्हेन वाज मंडल कमीशन स्टेबलाइज्ड इन इंडिया, मंडल कमीशन का गठन कब हुआ था, व्हेन वाज इट इम्प्लीमेंटेड, इसे कब लागू किया गया, एंड हु इम्प्लीमेंटेड मंडल कमीशन, व्हाट वेयर इट्स मेजर रिकमेंडेशंस। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं पेपर में। देखिए, एक और जो बड़ी बात मैं आपको इसी समय बीच में ही बता देना चाहता हूँ, ये बता देना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल भ्रम है स्टूडेंट्स का कि अगर वो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स में ज़्यादा लिखेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा, अगर वो बड़ी बड़ी लाइन्स लिखेंगे तो उनको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं। वास्तव में सच्चाई ये है कि आपको मार्क्स केवल कोर एरिया में लिखने का मिलता है। जो आप रेलेवेंट लिखते हो ना, जो क्वेश्चन की डिमांड है, वो जब आप पूरा करते हो ना, तो मार्क्स आपको उसी का मिलता है। ये आप अपने दिमाग में सेट कर लो, इस बात को पहले से ये माइंड सेट कर लो कि आप जितना लिखोगे वो रेलेवेंट होगा, वो कोर एरिया पर होगा। क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन के रूप में, आप आंसर उसी का देंगे, तभी आपको बेहतर मार्क्स मिल पाएगा। दूसरी एक बात का और ख्याल रखें जब आप ह्यूमैनिटीज के पेपर देते हो कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन के आंसर को बहुत ज़्यादा जनरलाइज ना कर दें कि क्वेश्चन की वैल्यू ही थोड़ी सी डेप्रिसिएट हो जाए, कम हो जाए। ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसा रखें कि क्वेश्चन को ज़्यादा नॉर्मलाइज करें ही ना, क्वेश्चन के आंसर को ज़्यादा जनरलाइज करें ही ना। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मेरा मानना है कि आपको बेहतर मार्क्स मिलेगा, आप अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए मोरारजी देसाई के गवर्नमेंट के टाइम में चलते हैं, उस समय की बात पे चलते हैं। मंडल कमीशन का गठन मोरारजी देसाई के टाइम, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, इस्टेब्लिशमेंट लिख देता हूँ कि ये कब एस्टेब्लिश किया गया। तो आप ये समझिए कि मंडल कमीशन का गठन 1979 में अंडर द प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई के टाइम किया गया था, उनके टेन्योर में किया गया था। अब बड़ा सवाल यह है कि इसका गठन हुआ क्यों था। तो मंडल कमीशन एक तरह का सोशली एंड एडुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था, जिसका काम ये था कि ये आइडेंटिफाई करना कि समाज में या भारत देश में, आप यूँ समझे कि भारत देश में
जो बैकवर्ड क्लासेस हैं वो क्या हैं, कैसे हैं, कितने हैं, उनकी क्या स्थिति है और उनके एडवांसमेंट के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए केंद्र सरकार के द्वारा अर्थात भारत सरकार के द्वारा क्या किया जा सकता है। तो अगर इन अंग्रेजी में मैं बोलूं तो मंडल कमीशन वाज सेट अप टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस and what advancement can be done by the government, by the central government, ये बताने के लिए मंडल कमीशन का गठन हुआ था। ठीक है, तो मंडल कमीशन का गठन 1979 में अंडर द प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई हुआ था। अब प्रश्न ये उठता है कि मंडल कमीशन क्यों नाम था इसका। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि इस मंडल कमीशन में जो कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे, ये बनाए गए थे मंडल कमीशन के जो हेड थे, हेड ऑफ मंडल कमीशन वाज बीपी मंडल। अगर मैं पूरा नाम बोलूं इनका तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, एंड ही वाज वंस द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। एक बार वो बिहार के सीएम रहे थे, यानी आप ये कह सकते हैं फॉर्मर सीएम ऑफ बिहार। अगर मैं इनका बिहार का टेन्योर बोलूं तो इस वक्त मुझे पक्का, चलिए 1968 के 10 टाइम में ही ये बिहार के प्राइम मिनिस्टर रहे थे बीपी मंडल। तो इस कारण इस कमीशन का नाम मंडल कमीशन था। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी लिख देते हैं कि मंडल कमीशन वाज द फर्स्ट कमीशन। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मंडल कमीशन पहला कमीशन नहीं था जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए बनाया गया था। सबसे पहला कमीशन बनाया गया था काका कालेकर, नाम आपने सुना होगा, काका कालेकर जी के अध्यक्षता में बनाया गया था वो, और वो नेहरू जी के टाइम ही बना था। और उसकी जो रिपोर्ट थी उसने ये रिपोर्ट पेश की थी कि कुल 2399 बैकवर्ड क्लासेस हैं और उनमें से तकरीबन 837 मान के चलते हैं, 837 जो बैकवर्ड क्लासेस हैं वो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हैं। हालांकि ये अलग बात है कि इसकी रिपोर्ट को कभी इंप्लीमेंट किया ही नहीं गया, ये आप समझिए कि इनके रिपोर्ट को कभी इंप्लीमेंटेड किया ही नहीं गया। तो ये अगर मंडल कमीशन की बात हो रही है तो मंडल कमीशन सेकंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। तो अब हुआ क्या कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो मंडल कमीशन के जो रिपोर्ट आए उसने पूरे देश को चौंका दिया। कैसे चौंका दिया? मंडल कमीशन ने कहा कि जो ऐसी बीसी है ना, सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस, या आप ऑफिशियली बैकवर्ड क्लासेस समझिए, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, बीसी हैं, वो टोटल पॉपुलेशन का 52% है। इट मीन्स 52% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, टीपी ऑफ इंडिया। मैं बस कीवर्ड्स यहां पर लिख रहा हूं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगर आपको लगे कि आपको नोट्स कर लेना चाहिए तो आप यहां से कर सकते हैं। अब मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन क्या था? मंडल कमीशन का ये रिकमेंडेशन था कि अगर ये 52% पूरे भारत में हैं, पूरे भारत की आबादी का है, तो इन्हें 27% का आरक्षण मिलना चाहिए। वो सोशल जस्टिस और जो मतलब जो कानून की न्यायिक जो फैसले होते हैं, जजमेंट्स होते हैं, उनके आधार पर जो एक सोशल जस्टिस का फॉर्मूला चलता है, 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। उस आधार पर मंडल कमीशन का ये सुझाव था कि 27% आरक्षण इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड पीएसयू, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब शैक्षणिक संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मतलब शैक्षणिक स्थान, और पीसीयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी केंद्र सरकार के द्वारा जो चलाई जाने वाली जो अंडरटेकिंग्स, जो यूनिवर्सिटीज वगैरह होती हैं, वहां पर उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ये मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन था। मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट निकाला था उस आधार पर उसने 3300 से भी ज्यादा, ये एक मैं कॉन्क्रीट आंकड़ा नहीं लिख रहा, ये मैं बस एक आइडिया दे रहा हूं आपको, एक सुझाव एक बता रहा हूं आपको, एक दिखा रहा हूं कि लगभग 3300 से भी ज्यादा बीसी को आइडेंटिफाई किया था, जो बीसी थे, जो बैकवर्ड क्लासेस थे। ठीक है, अब हम लोग इसे ऑफिशियली अदर बैकवर्ड क्लासेस के नाम से जानते हैं, ओबीसी के नाम से जानते हैं। ठीक है,
क्या हुआ कि एक और मंडल कमीशन का सुझाव था, वो उस समय उस दौरान माना नहीं गया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, लेकिन फिर भी उसको जानना आपके लिए जरूरी है। आपने सुना होगा 10% रिजर्वेशन फॉर, एक नाम आप बार बार सुनते होंगे, सवर्ण। ये समझ नहीं पाते होंगे ना एक्चुअली कि ये सवर्ण कहते किसको है। एग्जैक्टली सवर्ण कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं है। सवर्ण का ऑफिशियल वर्ड अगर आपको समझना है तो ये समझिए, यू आर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स या अनारक्षित कोटा, यू आर कैटेगरी, ठीक है, इसको सवर्ण बोलते हैं। तो उसने 10% के आरक्षण की भी बात कही थी, जो उस समय तो मना कर दिया गया था, लेकिन वर्तमान समय में संविधान के 124वें संशोधन से 124th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से इसको लागू कर दिया गया है। सवर्णों के आरक्षण को, 10% के सवर्णों के आरक्षण को लागू कर दिया गया है, ठीक है। तो ये एक अलग टॉपिक है, इस पर कभी और बात करेंगे। आज मैं चाह रहा हूं कि मैं मंडल कमीशन पे ही रहूं। वैसे भी ये 20-25 मिनट का बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन उम्मीद करूंगा कि अगर आप मेरा ये वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आप पूरे कॉन्सेप्ट को, टॉपिक को समझ पाएंगे। तो ये मंडल कमीशन का रिकमेंडेशंस था कि इतने बीसी हैं और इतना % इनको आरक्षण मिलना चाहिए। ये आरक्षण सवर्णों को मिलना चाहिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरीज को मिलना चाहिए, और इतनी जो है वो बीसीज हैं पूरे भारत में, ठीक है। अब हुआ क्या कि साल 1980 में, ईयर 1980 में मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, और जब रिपोर्ट सौंपी तो उस समय राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी, ध्यान रखिएगा, NS रेड्डी, ये राष्ट्रपति हुआ करते थे उस समय भारत के, ठीक है। इनके बारे में तो पता होगा आपको, अगर नहीं पता एक छोटा सा लाइन में आपको बता देता हूं। देखिए हुआ क्या था कि नीलम संजीवा रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति रहे हैं भारत के जो अनअपोज्ड प्रेसिडेंट बने हैं इंडिया के। अनअपोज्ड समझ रहे हैं, निर्विरोध राष्ट्रपति बनना, वो एकमात्र यही रहे हैं, नीलम संजीवा रेड्डी। और यही वो व्यक्ति हैं जिनके कारण की कांग्रेस के 2 फाड़ हुए थे। वो आपने बैक चैप्टर्स में पढ़ा होगा, अपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा, जहां पे कि कांग्रेस इंडिकेट और सिंडिकेट में बट गई थी। आपने सुना था ना, इंदिरा गांधी जी ने खुले आम वीवी गिरी जी के लिए, राष्ट्रपति के लिए उनका समर्थन किया था और उनका प्रचार किया था कि वीवी गिरी राष्ट्रपति बने भारत के, और वो बने हुए थे। फिर कांग्रेस के 2 फाड़ हो गए और श्रीमती इंदिरा गांधी जी को निकाल दिया गया कांग्रेस से। फिर एक रिक्विजिशन ऑर्गेनाइजेशन तैयार हुआ, 2 अलग अलग। फिर वहाँ पर कांग्रेस बहुत बहुमत से जीती, इंदिरा जी की जो कांग्रेस थी वो बहुत बहुमत से जीती, और फिर उनकी सरकार बनी। बहरहाल ये भी एक अलग टॉपिक है, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जानकारी देना चाह रहा हूँ कि नीलम संजीवा रेड्डी, और 80 के दशक में भी आपको याद होगा, आपको ध्यान होगा कि इंडिया की पीएम 80s में, 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। अब एग्जैक्टली उस समय क्या उनके मन में रहा होगा ये कह पाना तो मुश्किल है। जैसे कि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हाँ, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि इमरजेंसी, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा क्लास 12 के लिए, और उसमें भी मैं मिली जुली जानकारी रखूंगा आपके बुक से भी और थोड़े से बुक के बाहर भी। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि जैसे 12 के बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने कुछ बच्चों को सजेस्ट भी किया कि जब आपको ऑफ टाइम मिले ना, तो आप एक बुक है जो इंदिरा जी के ऊपर लिखी हुई है, और वो कैथरीन फ्रैंक ने लिखी है वो बुक। मेरे सर ने भी मुझे सजेस्ट किया था पढ़ने के लिए, मैं भी सभी स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ जो क्लास 12 के। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सर की जानकारी ही आप तक मुहैया करवा देता हूँ, पहुँचा देता हूँ। तो जो कैथरीन फ्रैंक हैं, उन्होंने लिखी हैं, एक अमेरिकी राइटर हैं, और आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा लगता है कि उनका पूरा जीवन उठाकर उस पुस्तक में रख दिया गया है। तो उसमें जो इमरजेंसी वाला पीरियड है ना, मैं अक्सर 12 क्लास के बच्चों को कहता हूँ एक बार आप पूरा पढ़ लीजिए। उससे क्या होगा ना कि पूरा का पूरा जो इमरजेंसी वाला पोर्शन है ना वो क्लियर हो जाएगा, सेंस में एकदम सही सेंस आ जाएगा उसका, क्या क्यों कैसे, है ना। इसलिए तो
उसी प्रकार ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि आखिर इंदिरा जी के मन में उस समय क्या रहा था, क्या नहीं रहा था। हाँ, क्रिटिक्स बहुत सारी बात कहते हैं, आलोचक बहुत सारी बात कहते हैं। जैसे आलोचक क्या कहते हैं कि अगर इसे मान लिया जाता, मंडल कमीशन को मान लिया जाता, तो कांग्रेस का वोट बैंक खराब हो जाता, जो वोट बैंक था कांग्रेस का वो खराब हो जाता। या इंदिरा जी के मन में ये रहा होगा कि ये मंडल कमीशन का मतलब है कि वो सोया हुआ शैतान है, अगर उसको निकाल दिया जाए, बक्से से बाहर निकाल दिया जाए, तो उथल पुथल मच जाएगा पूरे देश में, क्रांति आ जाएगी, रिवोल्ट हो जाएगा उसके लिए। तो इसके कारण भी हो सकता है कि इंदिरा गांधी जी ने, या उसके बाद 1984 में उनके देहांत के बाद जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, तो भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को डिनाई कर दिया गया, या आप ये समझे कि कोई एक्शन नहीं लिया गया। 1980s में कोई एक्शन मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर नहीं लिया गया। फिर एक समय आया 1989 का, और ये बहुत उथल पुथल का दौर था, राजनीतिक पॉलिटिकली बहुत अपहेवल टाइम फॉर इंडिया था ये, क्योंकि उस समय हुआ ये कि राजीव गांधी जी हार गए, है ना। एक स्कैम हुआ था, आपको ध्यान होगा, मैं आपको बताता हूं, राजीव गांधी जी के टाइम बोफोर्स स्कैम। ये एक गन था, वो खरीदा गया था तो विदेश से, मेरे ख्याल से स्वीडन, हाँ स्वीडन से ही खरीदा गया था, स्वीडन वगैरह, स्वीडन से ही खरीदा गया था। तो ये बोफोर्स घोटाला जो था, उसमें क्या हुआ था कि बोफोर्स घोटाले के कारण ही राजीव गांधी जी के सरकार से, राजीव गांधी जी की पार्टी से वीपी सिंह बाहर आ गए थे। वीपी सिंह, इनका पूरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह था, और इन्होंने अपने ही नेता पर, राजीव गांधी पर, स्कैम का आरोप लगाया था, करप्शन का आरोप लगाया था, भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया था। तो हुआ ये कि राजीव गांधी जी 1989 का इलेक्शन हार गए, और वीपी सिंह नेशनल फ्रंट, एक कॉलिशन गवर्नमेंट थी, नेशनल फ्रंट, इसकी सरकार बनी, और वीपी सिंह इसके प्राइम मिनिस्टर रहे। यानी 1989 में वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं गवर्नमेंट इंडिया के, ठीक है। और देखिए, बहुत बहुत छोटा सा टेन्योर है इनका, वीपी सिंह का, अगर मैं आपको बताऊं तो इनका बहुत छोटा सा टेन्योर है। देखिए, 2 दिसंबर 1989 को ये प्रधानमंत्री बने, और 10 नवंबर 1990 को इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, इनकी सरकार गिर गई जब बीजेपी ने सपोर्ट विड्रॉल कर लिया। 1989 का बहुत बड़ा महत्व है, आपको अपने बुक में दिखता होगा ये बार बार, क्योंकि 1989 में इतिहास में पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 2 वेरी ऑपोजिट एक्सट्रीम पार्टीज, वेरी एक्सट्रीम ऑपोजिट पार्टीज, जैसे 2 बहुत एकदम उल्टे उल्टे छोर पर खड़ी 2 पार्टियां, जैसे एक छोर पर खड़ी थी लेफ्ट, और एक छोर पर खड़ी थी बीजेपी। तो आप ये कह सकते हैं कि एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट दोनों ने मिलकर एनएफ को आउटसाइड सपोर्ट दिया था। यानी इनके मंत्री नहीं रहे थे, सरकार में इनके मंत्री नहीं रहे होंगे, लेकिन आउटसाइड सपोर्ट दिया था, और फिर नेशनल फ्रंट की सरकार बनी थी, वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे, और फिर ये सरकार चल पड़ी 2 दिसंबर 1989 के बाद, ठीक है। और फिर क्या हुआ है, फिर क्या होता है कि अचानक से ही, अब उनके मन में क्या था ये तो गॉड नोस, क्या हुआ कि वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट के लिए सोचा, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का सोचा, इंप्लीमेंट करने का सोचा। तो 7 अगस्त को एक प्रेस नोट निकला, 7th of अगस्त, ध्यान रखिएगा डेट को, 7th of अगस्त 1990 को एक प्रेस नोट निकला पीएन, कि वीपी सिंह की सरकार यानी भारत सरकार मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करेगी, लागू करेगी। उसी साल 15 अगस्त 1990 को रेड फोर्ट से, लाल किला के प्राचीर से वीपी सिंह ने ऑफिशियली मंडल कमीशन को इंप्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया, ठीक है। अब लागू कर देने के बाद
जाहिर है स्थिति सामान्य तो रहती नहीं, क्योंकि क्या था मंडल कमीशन में क्या लिखा हुआ था कि 52% है बीसी और 27% का आरक्षण मिलना चाहिए इन्हें, क्योंकि 52% है वो, इसलिए उन्हें 27% का आरक्षण मिलना चाहिए। अब हुआ ये कि पूरे देश में आग के लपटों की तरह ये बात दौड़ गई कि अब 27% बड़ी जातियों की नौकरियां खत्म हो गई, नहीं मिलेगी अब उन्हें नौकरियां 27%। देखिए होता है, ऐसा होता है कि जब भी मतलब कोई अचानक से कोई बात जाती है, और चूंकि उस दशक में शिक्षा का स्तर भी उतना ऊंचा नहीं था जितना कि वर्तमान समय में आज है, तो दरअसल इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत गहरा है, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट बहुत गहरा है, वो बहुत साधारण कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको समझने के लिए बहुत गहराई में जाना होगा। लेकिन ऊपरी सरफेस से जो बात फैली वो ये फैली कि अब 27% नौकरियां खत्म हो गई, जो बड़ी जाति के लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, उनको 27% वालों को 27% लोगों को, वैसे लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी। कहीं कहीं ये भी बात फैल गई कि जो ऊंचे कास्ट के लोग हैं उनकी नौकरियां जा रही हैं, अब वो नहीं रहेंगे, अब उनकी नौकरियां नहीं रहेंगी, है ना। तो इससे क्या हुआ कि पूरे देश में एक क्रांति की तरह हो गया कि एक दो गुट हो गए, एक गुट हो गया जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को मान रहा है, और एक गुट हो गया वो जो मंडल कमीशन को नहीं मान रहा है। ठीक है, बात समझिएगा। लेकिन फिर भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी गई और बहुत हो हल्ला हुआ, बहुत हंगामा हुआ, बहुत सारे लोगों की जान भी गई, बहुत सारे लोग बाउंडेड हुए, घायल हुए, जगह जगह पे बहुत ये हुआ, विरोध हुआ, इसका दंगा हुआ, नारेबाजी हुई, स्ट्राइक्स हुआ, लेकिन फिर भी ये मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू कर दिया गया। एक और बड़ी घटना है जो मंडल कमीशन के बारे में आपको जाननी चाहिए कि मंडल कमीशन में बहुत सारे युवाओं ने आत्मदाह, सेल्फ इवोल्यूशन, आत्मदाह यानी खुद को आग लगा लेना, ये ऐसी घटनाएं भी सामने आई थी मंडल कमीशन के दौरान ही, मंडल कमीशन को जब इंप्लीमेंट किया गया था। ठीक है, अगर आपके घर में भी कोई सीनियर है, आपके पापा हैं, चाचा हैं, नाना हैं, दादा हैं, तो आप उनसे पूछिए, निश्चित तौर पे वो आपको इसके बारे में कुछ जानकारी जरूर देंगे। फिर क्या हुआ कि अब चूंकि वीपी सिंह ने लागू किया था 15 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन, तो ऐसा ये माना जा सकता है पॉलिटिकली कि जो बीसी हैं, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अब उनके साथ हो जाएंगे, क्योंकि उनको बहुत बड़ा एक ये मिलने वाला था, आरक्षण मिलने वाला था, बहुत बड़ा रिजर्वेशन मिलने वाला था, 27% रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो इसमें उनको आरक्षण मिलने वाला था, तो ऐसा ये मान सकते हैं कि ये लोग वीपी सिंह के साथ हो सकते थे, या थे, इंटरनली कह सकते हैं कि ऐसा थे, अंदर ही अंदर, है ना। फिर क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ कि अब बीजेपी के लिए ये बहुत अलग बात हो गई। बीजेपी के लिए क्या हुआ, बीजेपी के लिए ये एकदम पेशो पेश वाला माहौल हो गया कि अब करे तो करे क्या। सबसे पहली बात कि अगर वो मंडल कमीशन का विरोध करेगा तो भी ठीक नहीं है, पॉलिटिकली ठीक नहीं है उसके लिए, क्योंकि उस समय मंडल कमीशन का विरोध करने का सीधा सा मतलब है कि आप बीसी के अगेंस्ट जा रहे हैं, आप नहीं चाह रहे हैं कि बीसी का भला हो, कहने का ये मतलब है। और मंडल कमीशन का साथ देने का मतलब ये है कि अगर आप मंडल कमीशन का साथ दे रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, सवर्ण जो है, वो कहीं ना कहीं आपसे खफा होंगे। क्यों? क्योंकि उस समय की धारणा क्या थी, क्या फैल रही थी कि 27% का जो रिजर्वेशन है उससे उनकी नौकरियों में कटौती होगा, उनको कम नौकरियां मिल पाएंगी। तो बीजेपी के लिए ये पेशोपेश का माहौल था कि वो करे तो करे क्या, ऐसी स्थिति थी। ठीक है, देखिए इसी हाल से बचने के लिए कांग्रेस ने 10 साल इस रिपोर्ट को इंप्लीमेंट नहीं किया, इस रिपोर्ट को नहीं ये किया, लागू किया, इंप्लीमेंट किया। ठीक है, और अब उस इसी स्थिति में बीजेपी थी, क्योंकि बीजेपी का सपोर्ट नेशनल फ्रंट की सरकार को था, वीपी सिंह को था। देखिए एक और बात क्या थी कि जो नेशनल फ्रंट की सरकार थी वो उसमें क्या थे कि दो लोग बहुत ज्यादा मजबूत थे उस सरकार में। एक तो स्वयं वीपी सिंह थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे, वीपी सिंह वीपी सिंह, और दूसरे जो थे वो थे चंद्रशेखर। ठीक है, चंद्रशेखर। तो इन दोनों लोगों के लिए ये दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट थे नेशनल फ्रंट की सरकार में।
अब बात क्या है कि यहाँ से क्या हो रहा है कि बीजेपी ने उस समय एक बीच का रास्ता सोचा कि बीच का रास्ता क्या है। और मैं आपको बताऊं कि 1982-83 के टाइम से ही लगातार बीजेपी एक मामले को हवा दे रही थी, बहुत तेज हवा दे रही थी। जो श्री राम मंदिर वाला मामला है, श्री राम टेम्पल वाला मामला है, उसको बहुत हवा दे रही थी। हुआ क्या कि श्री राम टेम्पल वाला मामला इतना तूल पकड़ा कि अंततः लालकृष्ण आडवाणी जी ने एक यात्रा निकाली सोमनाथ टू अयोध्या। देखिए हुआ ये कि जहां जहां से ये गए, जहां से ये गुजरे, वहां दंगे हुए, फसाद हुए, दंगा हुआ, फसाद हुआ, बहुत है ना, रावट हुआ। तो सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा थी ये, सोमनाथ से अयोध्या जाने वाली यात्रा थी ये। लालकृष्ण आडवाणी जी ने निकाली थी इसे, ये रथ निकाला था। और आप समझ सकते हैं कि ये उसका उत्तर था, उसका काउंटर था जो मंडल रथ निकाला गया था। ये देखिए, मंडल रथ का ये डायरेक्टली काउंटर नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली ये काउंटर था उसका कहीं ना कहीं। क्योंकि उससे क्या हो रहा था कि यहाँ सबसे ज्यादा बात आपको पता होगा कि बीजेपी एकमात्र पार्टी है जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी लेकर चलती है। वो एकमात्र पार्टी है जो हमेशा से हिंदू की आइडियोलॉजी को लेकर चल रही है, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लेकर चल रही है। ये आपने अपने बुक में भी पढ़ा होगा, हिंदुत्व आइडियोलॉजी, हिंदुइज्म आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी, है ना। तो इसमें भारी संख्या में लोग जुड़े, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग जुड़े इस यात्रा में। फिर इतने दंगे हुए, इतने फसाद हुए, उसकी वजह से ही बाद में लालकृष्ण आडवाणी जी को बिहार में ही गिरफ्तार कर लिया गया। अब बिहार के समस्तीपुर जिले में, बिल्कुल समस्तीपुर के जिले में आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब मामला ये है कि ये जो सोमनाथ यात्रा है, कि अयोध्या यात्रा या सोमनाथ से अयोध्या यात्रा, श्री राम यात्रा जो है, ये आखिर क्यों उसी समय क्यों प्लान किया गया था। तो ये कहा जा सकता है कि जो वोट बैंकिंग था ना, उसको हो सकता है कि आडवाणी जी के मन में ऐसा रहा हो या बीजेपी के मन में ऐसा रहा हो कि जो वोट बैंकिंग है वो ज़्यादा उससे छेड़छाड़ ना हो पाए, वो जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है या उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसकी वजह से। तो कह सकते हैं कि उसी वजह से कहीं ना कहीं ये यात्रा उसी समय प्लान किया गया था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि इसी में लालकृष्ण आडवाणी जी ने या बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया वीपी सिंह जी से। और फिर क्या था, वीपी सिंह जी की सरकार गिर गई। वीपी सिंह की सरकार जैसे ही गिरी, आप ये ध्यान रखिएगा कि उस समय मिड टर्म इलेक्शन नहीं हुआ था। वीपी सिंह की सरकार जो गिरी तो इलेक्शन नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि मैंने आपको एक नाम बताया ना अभी, चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर। अब एग्जैक्टली तो इस वक्त मुझे याद नहीं है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर किसी सोर्सेज से पता करने का प्रयास करिएगा। मेरे ख्याल से 63 या 64 एमपीज थे। अभी रिसेंटली मैंने एक स्टूडेंट को बताया था, जब ये तो उस स्टूडेंट को मैंने कहा था तो उसने बताया था मुझे, लेकिन मैं फिर मेरे दिमाग से मिस हो रहा है अभी, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा इस टाइम अभी। तो जो 63-64 एमपीज थे, है ना, इनके वीपी सिंह, सॉरी माफ करिएगा, चंद्रशेखर जी के जो पार्टी के थे 63-64 एमपी, उन्होंने राजीव गांधी जी से एक, आप समझ लीजिए, राजीव गांधी जी से एक कॉम्प्रोमाइज किया। और वो कॉम्प्रोमाइज क्या था, एक समझौता किया। वो क्या किया कि आप और हम मिलकर, अगर आप मुझे अपना समर्थन दे दें और मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दें, तो हम जो मिड टर्म इलेक्शन है ना उसे इग्नोर कर देंगे, मिड टर्म इलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, राजीव गांधी जी ने ऐसा ही किया। फिर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने भारत के। लेकिन ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि बाद में राजीव गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने ही चंद्रशेखर जी से अपना समर्थन वापस ले लिया। और फिर चंद्रशेखर जी की सरकार भी 1 साल के आसपास में ही गिर गई। और फिर इलेक्शंस हुए और कांग्रेस जीती, पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने, जो पूरे फुल टर्म के लिए रहे, है ना। ठीक है, अब हुआ क्या
कि इन सब के बीच इस मामले को, मंडल कमीशन के मामले को तूल तो पकड़ना था ही। तो मंडल कमीशन का मामला 92 के आसपास सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई मंडल कमीशन केस पर, और इसी मंडल कमीशन केस को आप इंदिरा शाहनी केस के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो हो सकता है आपके बुक में इसकी चर्चा हो, मेरे ख्याल से होगी, जरूर होगी। इंदिरा शाहनी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, है ना। ये एक पीआईएल केस था, इंडियन पीआईएल केस, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना। इंदिरा शाहनी केस और मंडल कमीशन केस, बात एक ही है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, जो माननीय उच्चतम न्यायालय का वर्डिक्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था इस केस में। 1992 का केस था, ये डिसाइड हुआ था 1992 में इस पर, और इसका जो वर्डिक्ट आया था उसमें से कुछ प्रमुख बातें आपको जाननी चाहिए जो मंडल कमीशन से रिलेटेड है। ठीक है, वो ये है, सबसे पहली बात तो इसने ये कहा कि इसने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को अपहेल्ड किया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को अपहेल्ड किया, माना, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को माना, लेकिन इसने यूआर को 10% वाला जो मामला था, सवर्णों को, अनरिजर्व कैटेगरी को इकोनॉमिकली बेस पर जो 10% रिजर्वेशन देने वाला मामला था, उसे नहीं माना। ठीक है, उसे नहीं माना। फिर क्या था, ये पहला केस था इंदिरा शाहनी केस 1992, जिसमें कि ये कहा गया कि जो रिजर्वेशन है वो केवल सिलेक्शन में हो सकता है, नियुक्ति में हो सकता है, अपॉइंटमेंट में हो सकता है, प्रमोशन में कभी नहीं हो सकता। संवर्धन जिसे कहते हैं ना, प्रमोशन, उसमें नहीं हो सकता। ये पहला ऐसा मामला था। ऐसे बहुत सारी टिप्पणियां के सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर वाला मामला आया, और फिर जैसे मैं आपको बता दूं, ये फैसला फिर बाद में रिवर्स भी हुआ था, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट और प्रमोशन वाला। ठीक है, तो ये बाद में रिवर्स होता, लेकिन फिलहाल ये उस समय की बात ये थी कि इंदिरा शाहनी केस में ये बातें आई थी सामने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो वर्डिक्ट दिया था। तो फिर मंडल कमीशन लागू रह गया पूरी तरह से, जो जैसा था वैसा ही रह गया। अब बात करते हैं कि आखिर क्या क्रिटिसिज्म है मंडल कमीशन का। ठीक है, तो क्रिटिक्स जो कहते हैं, आलोचक जो कहते हैं, वो मंडल कमीशन का क्रिटिसाइज इस बिना पर करते हैं कि मंडल कमीशन को बनाने के लिए या उसकी रिपोर्ट को तैयार करने के लिए जिन डाटा का इस्तेमाल किया गया था, वो डाटा काफी पुराने थे। ठीक है, जिन डाटा का इस्तेमाल किया गया था मंडल कमीशन को बनाने के लिए, उसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए, वो काफी पुराने थे, ओल्ड डेटास, बहुत ओल्ड डेटास। देखिए, मंडल कमीशन का गठन हुआ था 1979 में, और इसमें जो डेटा इस्तेमाल किया गया था वो 1931 का था। बात समझ पा रहे हैं? तो इतने पुराने डेटास पर इसको बनाया गया था। ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है, सबसे बड़ा आलोचना है मंडल कमीशन की, यही, क्योंकि ये बहुत पुराने रिपोर्ट पर तैयार किया गया था, इसलिए इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती कि इसके जो रिपोर्ट्स आए होंगे खुलकर सामने, वो कहीं ना कहीं गलत हो सकते हैं। ऐसा ये क्रिटिक्स का मानना है, आलोचकों का मानना है। देखिए, फिर एक बात ये भी थी कि चूंकि ये बहुत पुराने डेटा पे बनाया गया था, तैयार किया गया था, तो हुआ क्या कि इसमें उस समय की कहानी प्रेजेंट होती थी, दिखती थी। अब जैसे 1931 में जो एडुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड रहे हो, जरूरी नहीं है कि 1979 में या 1980 में जब मंडल कमीशन की पहली रिपोर्ट बनी थी, उस समय तक वो सोशली एंड एडुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड रहे। तो ये एक क्रिटिसिज्म था इसका एक एग्जाम्पल भी है। जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लें, यादव समुदाय को ले लें, आप जो यादव कम्युनिटी है उसको ले लें आप। मंडल कमीशन में उनको बीसी दिखाया गया था, बैकवर्ड क्लासेस दिखाया गया था, लेकिन अगर कुछ राज्यों को देखा जाए, भारत के कुछ राज्यों को देखा जाए, जैसे कि बिहार देखा जाए, उत्तर प्रदेश देखा जाए, तो यहाँ पर क्या है कि देखा जाता है कि नहीं, उस समय तक जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट बनने तक
ये दोनों सोशली एंड एडुकेशनली थोड़ा मजबूत हो चुके थे। और अगर हम एडुकेशनली थोड़ा सा हटा भी दें तो सोशली और पॉलिटिकली तो ये लोग मजबूत हो ही चुके थे। और फिर मंडल कमीशन लागू होने के बाद बीसी के लिए तो बहुत गोल्डन टाइम हुआ, बैकवर्ड क्लासेस के लिए। फिर उनका बहुत एडवांसमेंट हुआ, बहुत उत्थान हुआ उनका। उसमें बहुत सारे बड़े नेता भी बने, बहुत दिग्गज नेता भी बने, जिन्होंने कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी बने, जो कई मुख्यमंत्री बने, कई नेता बने, बड़े नेता बने, कई दिग्गज नेता बने। और फिर उनको जो रिजर्वेशंस मिला उसका भी फायदा दिखता है, डायरेक्टली दिखता है। तो इस तरह से मंडल कमीशन एक कमीशन था। SCBC आप कह सकते हैं, सोशली एंड एडुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन सेकंड था, ये मैंने आपको बता दिया। तो मेरे ख्याल से मंडल कमीशन से जुड़ी हुई सारी बात अब क्लास 12 तक के लिए आपको पता होगी। और अगर आप मेरा ये वीडियो एक बार में ना देख पाए तो आप पॉज कर लें, फिर दोबारा देखें। और ऐसे करके अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो मेरा मानना है कि आपको मंडल कमीशन से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। और अगर मुझे क्लास 12 के लिए अगर कुछ लग रहा है ऐसा, तो इंदिरा शानी जजमेंट में एक और बात माननीय उच्चतम न्यायालय ने कही थी, जो मैं चाहता हूं आपको बता दूं कि उन्होंने ये कहा था, वो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मतलब बहुत पॉइंट बनाने वाली बात नहीं है जो आपकी क्लास में पॉइंट बने, लेकिन आपको जानकारी तो होनी चाहिए। तो उन्होंने ये कहा था कि केवल कास्ट ही इंडिकेटर नहीं हो सकता। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केवल कास्ट के बेस पर किसी को बैकवर्ड कह देना या बैकवर्डनेस का केवल और केवल एक इंडिकेटर कास्ट नहीं हो सकता। ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी जजमेंट में कहा था। ठीक है, तो ये था आपका मंडल कमीशन। मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, 30-35 मिनट का हो गया है, लेकिन उम्मीद करूंगा कि अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए जल्दी से ना क्लासेस के अगले सेगमेंट में मिलते हैं, फिर से क्लास 12 के ही किसी टॉपिक को लेकर। और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।